आज भी मैं अपनी बेटी को आवाज़ें दे रही थी। सुबह के 9 से 10 बज गए थे, पर अभी तक मेरी चंदा नहीं जागी थी। मैं आजकल उसकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। उसने मदरसे जाना भी छोड़ दिया था। मुझे लगता था जैसे मेरी बेटी पर किसी जिन भूत का साया हो गया है। इससे पहले वो हमेशा मेरे पास सोया करती थी। कुछ दिन से वो अलग कमरे में सो रही थी, बल्कि कुछ महीनों से मुझे लगता था कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं सुबह भी जब उसका दरवाज़ा बजाती तो वो दरवाज़ा बहुत देर से खोलती और घबराई हुई होती। आज भी मैं उसका दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई थी। अब की बार जो मैंने आवाज़ दी तो उसने मरमरी सी आवाज़ निकाली। दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर अजीब सी नहूसत थी और बहुत परेशान सी लग रही थी। मेरी नज़र जब बेटी के पाँव पर पड़ी तो मैं चौंक गई थी। वो बड़े अजीब से तरीके से खड़ी थी, जैसे वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो। आज काफ़ी अरसे के बाद मेरी नंद शबाना भी हमारे घर आई थी। उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। अभी तक उनका मायके से राब्ता नहीं टूटा था। मुझे डर था कि कहीं मेरी बेटी उनके सामने ना आ जाए, और अगर इसी हालत में आ गई तो मेरी नंद ज़रूर कोई ना कोई बात करेगी। उसे तो बस बात करने का बहाना चाहिए होता है। तभी मेरी नंद ने पीछे से आवाज़ दी, अरे आमना, तुम्हारी बेटी नहीं आ रही सामने? क्या बात है? मैं कितना अरसा हो गया अपनी भतीजी से नहीं मिली। वो खुद ही मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तब मेरी बेटी थोड़ी और घबरा गई। मैंने उसे बाहर आने का कहा तो वो लंगड़ा कर चलने लगी। ये देखते ही मेरी नंद ने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे आमना बाजी, इसे इतनी सी उम्र में ऐसा क्या हुआ कि आपकी बेटी लंगड़ा कर चल रही है? खुदा न खास्ता कहीं माजूर तो नहीं हो गई? मेरी नंद की बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया। वो हमेशा अपनी बेटियों पर इतराती थी, ऐसे ही दूसरों की बेटियों पर भी बात किया करती थी। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरी नंद ने चारों तरफ आंखें घुमाकर मेरी बेटी को शातिराना निगाहों से देखा, जैसे वो उसकी इस हालत पर खुश हो रही हो। मैंने बेटी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे कहा कि जाकर तैयार होकर बाहर आए। फिर काफ़ी देर गुजर गई। जब मेरी बेटी कमरे से बाहर ना आई तो मजबूरन मुझे ही उसके कमरे में जाना पड़ा। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के तकिए पर नजर डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी, पर उस वक्त आमना बाजी मुझे बुला रही थी, इसीलिए मैं खामोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। मेरी बेटी कमरे से जुड़े गुस्ल खाने में तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई तो उसने बहुत ही उम्दा लिबास पहना हुआ था। मैं ये लिबास देखकर बहुत परेशान हुई। जाहिर है पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि ये मैंने अपनी बेटी को दिलवाए ही नहीं थे। ये नए कपड़े हैं, न मैंने इससे पहले कभी देखे और न ही मेरी बेटी ने कभी इनकी फरमाइश की। ऐसा लगता है कि किसी और ने इसे ये कपड़े दिए हैं। लेकिन मेरी नंद को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मेरी बेटी के सदके उतारने लगीं और बोलीं, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है तुम्हारी, अल्लाह नजर न लगाए। ये कहकर वो खिसियानी सी हंसी हंसी। मुझे उनका मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो उठकर चली गई। मैं अपनी बेटी पर बरस पड़ी। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े कहाँ से लाए हैं? मैंने तो तुम्हें लेकर नहीं दिए। बोली कि अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मैं मदरसे जाती हूँ। मेरी एक सहेली बहुत अमीर है। मैंने आपको फ़ायज़ा के बारे में बताया तो था। पिछले दिनों मेरी सालगिरह पर उसने मुझे ये कपड़े तोहफे में दिए हैं। अच्छा, तुम मुझे बता तो देती। मैं अगर आमना बाजी के सामने तुमसे पूछ लेती तो क्या होता? तब मेरी बेटी ने मुझे टोकते हुए कहा, अम्मी, आमना इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आपने बना रखी हैं। हमारी सभी मुश्किल हालात को समझती हैं वो। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर और गुस्सा नहीं करना चाहती थी। खामोशी से अपने कामों में मसरूफ हो गई। लेकिन फिर एक अजीब वाकया हुआ। उस दिन मेरी बेटी ने मदरसे जाने की बात नहीं की, बल्कि घर पर ही रही। कहने लगी कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी कि थक जाती, इसलिए मुझे उस पर शक होने लगा कि वो क्यों थक जाती है। सुबह उठती तो उसकी हालत अजीब सी थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे तक वो सोती रही। हालांकि मेरी बेटी जब मदरसे जाया करती थी तो सुबह के 5 बजे ही जाग जाती थी, पर अब तो उसने अपने हालात ही बदल लिए थे। वो रात को देर तक जागती रहती और सुबह भी देर से जागती। मैंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठी तो इसी तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। बाहर आई, सर झाड़ मुंह फाड़
सामने रशीदा दाई भी बैठी हुई थी। रशीदा दाई मुझसे कुछ पूछने के लिए आई थी। किसी ज़माने में हम दोनों साथ काम करते थे, फिर मैंने काम छोड़ दिया, वो इस काम में आगे बढ़ गई। आज मुझसे न जाने कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल पूछने आई। उसकी नज़र जब मेरी बेटी पर पड़ी तो उसने भी मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगी कि बेटी, मुझे पानी ला कर दो। मैं समझ गई कि वो मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। मैंने अपनी बच्ची को इशारा किया, वो कमरे में गई। रशीदा ताई मुझसे राजदाराना अंदाज में बोली, आमना, तुम बेटी की माँ होकर इतनी गाफिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी बेटी की हालत नजर नहीं आती क्या? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। जवान बच्ची है, इसकी एक एक हरकत और कदम पर तुम्हें नजर रखनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता कल को कोई हादसा हो जाए तो तुम किसे इल्जाम दोगी? किसके हाथों पर लहू तलाश करोगी? अपनी बेटी को देखो कि ये क्या करती है, कहाँ जाती है। इसकी ये हालत अभी से क्यों है? ये तो शादीशुदा लड़कियों वाली हरकतें करने लग गई है। इसके कपड़े देखो, चलने फिरने का अंदाज देखो, और फिर तुम इसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। अजीब सी बेबाकी नजर आती है मुझे तुम्हारी बेटी की आंखों में। मुझे बहुत अजीब लगा था। रशीदा ताई तो नजरें पढ़ने वाली औरत थी। लड़की की चाल देखकर बता देती कि इसका किसी के साथ ताल्लुक है या नहीं। उसने मेरी बेटी के बारे में ढके छुपे अल्फाज में जो बात कही थी, उसने तो मेरे पांव तले से जमीन खिसका दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी पर दिन रात नजर रखूंगी। जहां भी जाएगी मैं उसका पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो क्या करती है। अगली सुबह जब मेरी बेटी उठी तो उसी तरह थी। हालत बहुत खराब थी। कहने लगी, अम्मा, मेरी पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे तेल से मालिश कर दो। मैंने कहा कि ठीक है। मैं गर्म तेल लेकर बेटी के कमरे में आई तो कुछ सोचकर उसने मुझे मालिश करने से मना कर दिया। बोली कि अम्मा, रहने दो, मेरा दर्द ठीक हो गया है, तुम मेरी मालिश ना करो, यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी बेटी के चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई थी कि वो मुझे अपना वजूद नहीं दिखाना चाहती। यकीनन उसे मुझसे कोई खतरा था कि मैं कुछ पहचान जाऊंगी या जान जाऊंगी, इसीलिए वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रही थी। पर मेरी बेटी तो गैर शादीशुदा थी, न ही उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो शादीशुदा औरतों वाली हरकत कर रही थी? मुझे रशीदा दाई की बात याद आ गई कि तुम अपनी बेटी पर नजर रखो। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी, इसलिए तुम कमरे के दरवाजे को खुला रखना। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया और बोली कि ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 1-2 घंटे के बाद अपने काम मुकम्मल करके वापस बेटी के कमरे में आई तो देखा उसने अंदर से दरवाजे को बंद कर रखा था। मुझे बहुत हैरत हुई थी। मुझे गुस्सा भी आया। मैं दरवाज़ा बजाने लगी पर वो सो गई थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब तो गुस्से से मेरा बुरा हाल था और शक भी अलग हो रहा था। कोई जवान बेटी बिला वजह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करे तो माँ बाप उसके बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं। खैर, मैं अपने कामों में तो मसरूफ हो गई थी, पर सुबह मेरी बेटी की फिर वही हालत थी। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे मदरसे में साथ चलूंगी। मेरी बेटी ने कुछ अरसे से मदरसे जाने के लिए भी 1-2 बजे का वक्त मुंतखब कर रखा था। पहले की तरह वो सुबह उठकर नहीं जाती थी, बल्कि शाम वाली क्लास में जाती थी। उसकी ये बात भी मुझे पसंद नहीं आई थी और ना ही इसकी वजह समझ में आई थी। मैंने सोच लिया कि रात को अपनी बेटी के कमरे में सोने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले मदरसे तक उसका पीछा करूं। क्या पता वो मदरसे में पढ़ने जाती भी है या फिर मुझसे झूठ बोलती है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया अपनी बेटी का पीछा करने का। 1-2 बजे जब वो घर से बुर्का पहन कर निकली, मैंने भी एक काली चादर खुद के गिर्द लपेट ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मेरी बेटी मेरे ख्याल में कहीं और जा रही थी। मदरसे का राह तो कुछ और था। फिर बेटी ने छोटे से रिक्शे को रोका, उसको पैसे दिए और रिक्शे में बैठकर मदरसे के लिए चल पड़ी। मैं हैरान हो गई कि मेरी बेटी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि वो रिक्शे वाले को भी पैसे दे रही है, जबकि मैंने तो कभी उसे कोई रकम नहीं दी थी कि वो अपने ऊपर खर्च करे। आज तो मेरी बेटी ने अच्छा जोड़ा भी पहन रखा था और रिक्शे वाले को भी पैसे दिए थे। मजबूरन उसके साथ ही मुझे भी एक रिक्शा रोकना पड़ा। मैं उस पर बैठी। वो हमारे जानने वाले थे। मैं पैसे लेकर घर से नहीं निकली थी। उसने मुझे मुफ्त ही बेटी के मदरसे तक पहुंचा दिया। खुदा का ये तो शुक्र था कि मेरी बेटी मदरसे में ही गई थी, उसके अलावा वो और कहीं नहीं गई थी। मदरसे के आगे उसने रिक्शा रोका और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि वो अपनी क्लास में जा रही थी। मुझे हैरत हुई थी। मैंने सोचा कि चलो, यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला,
हो सकता है कि अपनी बेटी के उस्ताद मोहतरम से कोई बात करूं तो वो मुझे कोई ना कोई इशारा दे दें। मैं प्रिंसिपल साहब के कमरे के पास ही मौजूद स्टाफ रूम में गई। वहां पर एक ही उस्तानी बैठी हुई थी जिसका नाम दानिया था। मैं उसे काफ़ी अरसे से जानती थी। मैंने उससे पूछा, क्या आप अभी भी बिस्मा को पढ़ाती हैं? कहने लगी कि नहीं, बिस्मा पहले सुबह वाली शिफ्ट में पढ़ती थी तो मैं उसको पढ़ाती थी, पर अब वो शाम वाली शिफ्ट में पढ़ती है, इसलिए मैं उससे बात ही नहीं कर पाती। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं कुछ सुनने के लिए ही तो मदरसे में आई हूँ। जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी गैर मुनासिब हरकत में या सरगर्मी में मुलविस तो नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं ये बात किसी और से नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी बेटी की ही इज्जत का मसला है। मेरी बेटी ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मगर फिर भी मैं बेटी की माँ हूँ, मुझे बहुत फिक्र लाहक है। चाहती हूँ कि अपनी बेटी के बारे में हर तरह की मालूमात रखिए। आप मेरी बेटी के बारे में क्या जानती हैं? मेरी बात पर वो फिक्रमंद हो गईं। कहने लगीं, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकती हूँ, माशाल्लाह आपकी बेटी मदरसे में तो ऐसी कोई हरकत नहीं करती, लेकिन कुछ अरसे से उसमें अजीब सी तब्दीली आने लगी है। उसकी आंखों में अक्सर नींद सवार रहती है। ऐसा लगता है कि वो रात को घर से सोकर नहीं आती, लंगड़ा कर चलती है। कहती है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, बीमार हूँ, छुट्टी दे दें। लेकिन इससे पहले आपकी बेटी बहुत ही बाकायदगी से मदरसे आती थी, पढ़ती थी और घर भी जाती थी। जहाँ तक बात है मदरसे की, हमारा माहौल बहुत सख्त है। हम बच्चियों को तो बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं देते। अगर कोई बच्ची बगैर इत्तला के मदरसे आना छोड़ दे, हम उसके माँ बाप को उसी दिन इत्तला देते हैं कि आज आपकी बच्ची मदरसे में नहीं आई। पर यही तो मैं कह रही हूँ कि मदरसे में ऐसी कोई हरकत नहीं करती आपकी बच्ची जिस पर आपको परेशान होना पड़े। लेकिन आपको उसे घर में देखना चाहिए कि वो घर में क्या करती है, घर में देखना चाहिए कि वो घर में क्या करती है, कैसे रहती है। और हाँ, रात को आप उसके कमरे में उसके साथ ही सोया करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात को सोती नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के साथ उसके कमरे में होती हैं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं जी, मेरी बेटी का कमरा तो अलग है। अब वो कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी चीज़ें रखनी होती हैं मुझे, इसीलिए मैं अलग कमरे में सोना चाहती हूँ, तो हमने उसे अलग कमरा दे दिया है। मेरी बात सुनकर बिस्मा मैडम ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, अम्मा जी, इस उम्र में बच्चों को अलग कमरे नहीं देते, उनके साथ साथ रहा जाता है, उनकी एक एक हरकत पर नज़र रखी जाती है ताकि कहीं वो अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दें। मैं उसकी बात सुनकर कांप कर रह गई थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में तफ्तीश मुकम्मल कर ली थी, पर यहाँ से जो मुझे बिस्मा उस्तानी ने बताया था वो भी काबिल तशवीश था। मुझे वो तकिए वाला मंजर याद आने लगा जिस सुबह मैंने अपनी बेटी के कमरे का दरवाज़ा खोला था। वहाँ मुझे समझ नहीं आया था कि मेरी बेटी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हालांकि मैं घर में उसे 100 रुपये भी नहीं देती थी, पर अब वो खुद ब खुद अमीर होने लगी थी। खैर, मैं घर आई तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उभर चुके थे। मैं सोचने लगी थी कि आखिर मेरी बेटी ने कहाँ से ये पैसे लाए, वो किन कामों में मुलविस है, लेकिन मैं उससे बराह रास्त ये बात नहीं कर सकती थी। खैर से रात का वक्त गुजरा। सुबह आई तो मेरी बेटी की फिर वही हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहूंगी और रात को भी उसके साथ उसके कमरे में ही सोऊंगी। चनाचे मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी बेटी के मदरसे के आने के बाद सारे काम करके फारिग हो चुकी थी। मैं उसके कमरे में बहाने से चली गई। मैंने सोचा कि आज बेटी के कमरे की सफाई करूंगी ताकि मुझे कोई ना कोई और भी इशारा मिल सके। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई, मेरी बेटी चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्या बात है माँ, आपको कुछ ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रूरत तो नहीं, पर तुम्हारे कमरे से काफ़ी दिन हो गए मैंने सफाई नहीं की, मैं सफाई करना चाहती हूँ। बिस्मा उठकर खड़ी हो गई, बोली, अम्मा, क्या आप इन कामों के लिए रह गई हैं? आप सफाई करेंगी मेरे कमरे की? आप बैठे, मैं सफाई करती हूँ, आपके सामने ही करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं अपना कमरा गंदा छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कहकर बिस्मा ने मेरे हाथ से झाड़ू वगैरह लिया, मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद झाड़ू पोछा करने लगी। मेरी नजरें बिस्मा के कमरे पर ही थीं। मैं चारों तरफ देख रही थी। मुझे नित नए कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने उठकर बिस्मा की अलमारी खोली। बिस्मा फौरन चौंक कर मेरे पास आई और बोली, अम्मी क्या चाहिए? मैंने उसे झटक दिया और कहा, ये तुमने क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? मेरी बेटी का कमरा है, क्या मैं देख नहीं सकती कि इसमें क्या क्या है? मैंने अलमारी खोली तो उसमें नित नए कपड़े लटक रहे थे। कपड़े देखकर मेरे होश उड़ गए।
मुझे दानिया उस्तानी की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि आपकी बेटी की तो कोई सही बात, वो किसी से बात तक नहीं करती। आजकल वो बहुत खामोश दबा रहती है। सालगिरह वाली बात भी झूठी थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि उसे कपड़े उसकी किसी सहेली ने दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर मुझे पता चला था कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही थी। मेरी बेटी ने तकिए के नीचे फिर भी कुछ छुपा रखा था। मैंने तकिया उठाया तो उसमें मेकअप की चीजें थीं। बेटी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने पूछा ये सब कहाँ से आया तो बोली, अम्मा आप गुस्सा करेंगी, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चों से पैसे ले लेती हूँ तो इस तरह की चीजें लाती हूँ, और ये सब कपड़े तो मैंने इस्तेमाल शुदा लिए हैं। ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है अम्मा, बस मुझे शौक है। आप तो जानती हैं मैं बस मदरसे जाती हूँ और शाम को घर आती हूँ। मैं और कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे मुझे खुशी मिले। भाई लड़कियों के साथ खेलने कूदने भी नहीं जाती। अम्मा आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। आप तो ऐसी शक भरी नजरों से मुझे देखती हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ी दाखेबाज हूँ। मुझे देखती हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ी दाखेबाज हूँ। मैंने कौन सी कोई चोरी कर ली है? आपका कुछ नहीं चुराया मैंने। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी, तुम्हारा कमरा बहुत आरामदेह है। मेरी बेटी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। बोली कि अम्मा मुझे तो अकेले सोने की आदत है, मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ, आप यहाँ सोकर क्या करोगी? मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसी कमरे में रहूंगी। मेरी बेटी ने कहा कि ठीक है आप सो जाएं, आप शायद थक गई हैं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मेरी बेटी गई किचन में, वापस आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने कहा ये क्या है? बोली कि आप जरूर पियेंगी, आप थक चुकी हैं। बेटी के इसरार करने पर मैंने दूध का गिलास पी लिया, पर उसके बाद मुझे सख्त नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो पता ही नहीं चला कि 6-7 घंटे गुजर गए थे। मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि मैं तो बेटी के कमरे में इसलिए सोई थी कि रात को उसका पहरा दे सकूं, पर इसने मुझे दूध पिलाकर सुला दिया। अब जबकि मेरी आंख खुली तो वो सामने ही बैठी थी। उसने सफ़ेद रंग के चमकीले कपड़े पहन रखे थे। मैं उसका ये हुलिया देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा बेटी तुम सुबह सुबह इतनी तैयार कैसे हुई? कहने लगी कि अम्मा सुबह सुबह ही तो तैयार हुआ जाता है, आज वैसे भी जुम्मे का मुबारक दिन है। मैंने सोचा मैं तैयार हो जाती हूँ, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ, अल्लाह भी खुश होगा। हम जैसों से अल्लाह कभी खुश नहीं होता। हमें तो कम कम मौके ही मिलते हैं उस खुदा को राजी करने के। मैंने कहा क्यों, हम जैसों से क्या मुराद है बेटी? तुम मदरसे जाती हो, पढ़ती हो, कुरान की तालीम भी हासिल कर रही हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है तुमने? मेरी बेटी खामोश हो गई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। फिर उसने ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान हुए बगैर नहीं रह सकी। अम्मा मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो, मेरी शादी कर दो, मैं अपना जहेज भी बना लूंगी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना एक एक खर्चा निकालूंगी। पर आप मुझे भी अपनी बाकी बेटियों की तरह बोझ मत समझो। हमारे घर का माहौल पहले ही खराब है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मजीद कुछ उल्टा सीधा हो जाए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मुझे उस पर शक गहरा हो गया था। मेरी बेटी इतनी सी उम्र में शादी की बात कर रही थी। उसके लहजे में कोई झिझक या हया नहीं थी। वो बड़े ही बेबाक अंदाज में ये बात कह रही थी। अगला पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही थी। उसी दिन मेरी नंद शबाना बाजी फिर से आ गईं। उनके हाथ में काफी सारे कपड़ों के जोड़े थे। मैंने कहा ये क्या है, आप यहाँ कैसे आईं? कहने लगी मैं फुरकान के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। मैंने कहा तुम होश में तो हो फुरकान, तुम्हारा बेटा तो किस कदर गंदी शोहरत का मालिक है, और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी फुरकान से कर दूं। अपनी नंद के बारे में बताती चलूं। इन्होंने जब शादी की थी तो ये कैसे घर में ब्याह कर गईं, जिनका नाच गाने का काम था। ये लोग हमेशा से नाच गाने से वाबस्ता थे। मेरी नंद ने कहा था कि अब मेरी खातिर मेरा शौहर ये काम छोड़ देगा। शादी के कुछ अरसे बाद पता चला कि शबाना के शौहर ने फिर से ये काम शुरू कर दिया है, और अब शबाना को भी अपने साथ काम में मिला लिया है। ये सुनकर हमें बहुत तकलीफ हुई थी। हम तो शबाना से राब्ते में भी नहीं रहना चाहते थे, पर फिर भी शबाना ने कुछ न कुछ करके हमसे राब्ता बहाल कर लिया, हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया, और अब वो अपने बेटे फुरकान का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आई थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा था। इससे पहले शबाना की हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमारे घर का रिश्ता मांगे, लेकिन आज वो किस जुर्रत से मेरे ही घर की दहलीज पर खड़ी मुझसे ललकार कर मेरी बेटी का रिश्ता मांग रही थी। मैंने पूछा कि तुम ये सब क्यों कह रही हो? कहने लगी कि इसलिए कि तुम्हारी बेटी भी हम जैसी है, वो हमारे साथ काम करती है और मैं उसे हर रात लेकर जाती हूँ।
घंटों नाचती है वो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बख्श दूंगी? मैंने तुमसे अपना पूरा बदला ले लिया। याद है मेरी शादी के शुरू के दिनों में तुम मुझे नाच गाने वाले और न जाने कैसे कैसे अलकाबात से नवाजती थी। अब पता चला कि जब अपने से मोहब्बत करने वाले लोग किसी ऐसे काम से वाबस्ता होते हैं जो कि मुआशरे में काबिल कबूल नहीं होता, तो कितना दुख होता है इंसान को। मुझे भी हुआ था जब तुमने मेरी शादी की मुखालिफत की थी। अब चुपचाप करके अपनी बेटी का रिश्ता फुरकान को दे दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी सर उठाकर जी नहीं सकोगी। मेरा फुरकान अभी तुम्हारी बेटी को कबूल करेगा, बाद में नहीं। ये सुनकर पछतावा, नदामत, बेबसी, न जाने क्या क्या महसूस हुआ था मुझे। पर अब मेरे पास शबाना की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब अपनी ही बेटियां दागदार निकलें तो इंसान दूसरों का गिरेबान नहीं पकड़ सकता।